बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना इको 401 का लेक्चर नंबर 17 करते हैं। लेक्चर नंबर 17 में आज हम लोग रेवेन्यू के बारे में पढ़ेंगे और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एनालिसिस के बारे में पढ़ेंगे कि फर्म्स कैसे देखती हैं कि किस पॉइंट पे उनका प्रॉफिट सबसे ज़्यादा होगा, कैसे देखना चाहिए, कैसे कैलकुलेशंस करनी चाहिए, ये सब कुछ आज हम लोग इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग रेवेन्यू की डेफिनेशन पढ़ते हैं कि रेवेन्यू होता क्या है। देखिए, किसी भी फर्म की जो कमाई होती है ना, मेन उसको हम लोग कहते हैं वो उसका रेवेन्यू है। ठीक है, revenues are the sale proceeds that accrue to a firm when it sells the goods it produces। जब भी फर्म जो चीज़ उसने प्रोड्यूस की होती है, जब वो उस चीज़ को बेचती है तो जो पैसा आता है उसको हम लोग रेवेन्यूज कहते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि ये कैश इनफ्लोज होते हैं, यानी कि ये वो कैश होता है जो कि फर्म की तरफ आता है, जो कि वो रिसीव करता है अपने प्रोडक्ट्स को सेल करते हुए। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे आप लोगों ने ये भी समझना है कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू, ये जो कंसेप्ट्स हैं ये बिल्कुल वैसे ही जो है यहाँ पे हम लोग इसको अप्लाई करते हैं जैसे टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट होती है ना, यानी कि एवरेज कैसे निकालते हैं। देखिए, टोटल रेवेन्यू होता है कि जब फर्म की जितने भी क्वांटिटी होती है ना, यानी कि फर्म जितनी भी चीज़ें बनाई हुई होती हैं उन सारी चीज़ों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है उन चीज़ों की प्राइस के साथ, तो वो आ जाता है कि टोटल रेवेन्यू है, ये फर्म इतना कमाएगी। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू का क्या मतलब होता है कि ये जो टोटल रेवेन्यू होता है ना, कि फर्म की जो टोटल जितनी भी कमाई होती है उसको डिवाइड कर दिया जाता है फर्म की सारी प्रोडक्ट्स के साथ, तो एवरेज रेवेन्यू आ जाता है कि एवरेज जो है ना, हर जितने भी प्रोडक्ट है हर प्रोडक्ट की जो है ना बदले में इतने हमें पैसे मिलेंगे। ठीक है ना, जो एवरेज रेवेन्यू होता है ना, ये प्राइस के ही इक्वल होता है, तब तक इक्वल होगा जब तक फर्म प्राइस डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती। अब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन क्या है ये हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे। मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? मार्जिनल का मतलब मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत दफा बताया था कि जहां पे एडिशनल और जहां पे चेंज की बात हो रही होती है वहां पे हम लोग कहते हैं कि ये मार्जिनल रेवेन्यू है। मार्जिनल रेवेन्यू होता है जब कोई फर्म अपनी जो है ना, अगर अपनी क्वांटिटी बढ़ा देती है प्रोडक्ट की, तो क्वांटिटी बढ़ाने से उसका जो रेवेन्यू में जो चेंज आएगा ना, सिर्फ जरूरी नहीं कि क्वांटिटी वो बढ़ाए, वैसे क्वांटिटी कम करे या ज्यादा करे, तो क्वांटिटी कम या ज्यादा करने की वजह से फर्म के जो टोटल रेवेन्यू में जो चेंजेस आती हैं ना, उसको हम लोग कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू है। ठीक है, तो इसको हम लोग फाइंड ऐसे करते हैं कि जो चेंज इन टोटल रेवेन्यू, यानी कि पूरे रेवेन्यू में जितनी कमी ज्यादती आई है वो उसको हम लोग डिवाइड कर देते हैं कि जितना आपने प्रोडक्ट्स में चेंज किया था वो। ठीक है, तो आप लोगों के पास मार्जिनल रेवेन्यू आ जाता है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं कि प्राइस टेकिंग फर्म और प्राइस मेकिंग फर्म का क्या मतलब होता है। प्राइस टेकिंग फर्म का ये मतलब होता है कि वो फर्म जो कि सिर्फ मतलब खुद प्राइस नहीं बढ़ाती अपनी चीजों की। ठीक है ना, उसको हम लोग कहते हैं प्राइस टेकिंग फर्म्स। जस्ट वो ये है कि डिमांड और सप्लाई के ऊपर वो डिपेंड करती हैं कि मार्केट की है तो खुद ही डिमांड सप्लाई की फोर्सेस सेट करती रहती हैं प्राइस को, और सिर्फ जो है ना वो फर्म का काम ये होता है कि अपना प्रोडक्ट सेल करना और प्राइस हासिल करना, प्राइस को अपनी चीज को महंगा करना, ये करना, वो इन चीजों में नहीं पड़ती। ठीक है ना, ऐसी जो फर्म्स होती हैं वो कभी भी मार्केट प्राइस को इन्फ्लुएंस करने की उनके अंदर एबिलिटी नहीं होती, उसको हम लोग प्राइस टेकर फर्म कहते हैं। जब परफेक्ट कंपटीशन होता है, जब बहुत ज्यादा कंपटीशन होता है, उस वक्त क्या होता है, फर्म होती है प्राइस टेकर। ठीक है, क्यों होती है? तब देखें, जब परफेक्ट कंपटीशन होता है ना, उसका मतलब ये होता है कि मार्केट में दूसरे लोग भी हैं जो कि अपनी चीजों को बेच रहे हैं, हमारी तरह की ही चीजों को वो बेच रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि आप लोगों के दूसरे जो कंपेटिटर्स हैं ना वो मौजूद हैं। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में अगर कोई फर्म अपनी प्राइस को इंक्रीज करती है तो क्या होगा, लोग दूसरी फर्म्स की चीजों को ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास एबिलिटी ही नहीं है कि आप प्राइस को कम कर सके। आपको पता है मैंने प्राइस कम करनी है, तो लोग दूसरे फर्म की प्राइस को ले लेंगे, दूसरे फर्म की चीजों को ले लेंगे। ठीक है ना, तो ये होता है परफेक्ट कंपटीशन कि जब बायर्स और सेलर बहुत ज्यादा होते हैं, फर्म के अंदर ये सलाहियत नहीं होती कि वो मार्केट प्राइस को चेंज कर सके। मार्केट प्राइस सिर्फ डिमांड और सप्लाई की बेसिस पे ही प्राइस जो है ना वो सेट होती है। ठीक है, ये पता चल गया आप लोगों की प्राइस टेकिंग फर्म्स कौन सी होती हैं। अब हम लोग आ जाते हैं प्राइस मेकिंग फर्म की। प्राइस मेकिंग फर्म वो होती है जो कि खुद प्राइस सेट करते हैं। ये फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों की कंपनी है, ठीक है, और मार्केट में आप लोगों के मुकाबले में कोई और कंपनी है ही नहीं, सिर्फ आपकी ही प्रोडक्ट्स हैं, तो फिर क्या होगा, आप तो खुद आराम से आप लोग चीज महंगी भी कर सकते हैं ना, क्योंकि कोई और प्रोडक्ट है ही नहीं जिसकी तरफ लोग जाएंगे। ठीक है, अब ये जो फर्म होती है ना, इनकी
इनके पास इतनी ताकत होती है कि मार्केट प्राइस को ये चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और बाय हाउ मच इट प्रोड्यूसेस कैन बी कॉल्ड अ प्राइस मेकर और प्राइस सेटर। इन फॉर्म्स को हम लोग प्राइस मेकर भी कहते हैं और प्राइस सेटर भी कहते हैं। अगर लोग आपकी चीज को नहीं खरीदेंगे, अगर ज्यादा कीमत पे, आप क्या करेंगे कि आप चीज की जो है ना प्रोडक्शन वो आप शायद बंद कर दें, ठीक है। लोगों को फिर मजबूरन वो चीज चाहिए क्योंकि उनके पास और कोई फॉर्म है ही नहीं जिससे वो चीज लें। तो मोनोपोली जो भी होती है ना वो प्राइस मेकर होती है, कि मोनोपोली का मतलब यही होता है कि आपके कंपटीशन में और कोई होता नहीं, सिर्फ आपकी फॉर्म होती है, आप चाहे जितनी मर्जी प्राइस में चेंजेस कर लें। मोनोपोली वो फॉर्म होती है जिसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन होता है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का मतलब होता है कि दूसरी फॉर्म्स के साथ आपका जो है ना वो कंपटीशन होता ही नहीं है। दूसरे फॉर्म्स का अगर कोई चीजें होती भी हैं ना, अगर कोई सब्स्टिट्यूट होते भी हैं तो भी वो परफेक्ट नहीं होते, वो घटिया चीजें होती हैं, लोग उनकी चीजों को लेते ही नहीं है, लोग आपकी ही चीजों को लेते हैं। तो ये होती है मोनोपोली, ठीक है। जैसे ये ब्रांड्स होते हैं, ये भी एक तरह की मोनोपोली होती है। छोटे मोटे जो भी ये जो चीजें होती है ये उनका मुकाबला नहीं कर सकती, तो वो मोनोपोली होती है। तो ऐसी जो फर्म्स होती हैं इनके अंदर ये इन्फ्लुएंस होती है कि वो प्राइस को चेंज कर देती हैं। मोनोपोली जो होती है ना वो एक प्राइस मेकर होती है क्योंकि इसके पास बहुत ज्यादा पावर होती है कि ये प्राइस जो होती है वो उसको चेंज कर सकती है, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग अगर देखें तो कर्व्स किस तरह की आती हैं, प्राइस टेकिंग फर्म की और प्राइस मेकिंग फर्म की। प्राइस टेकर की अगर हम लोग बात करें ना तो प्राइस टेकर वो कौन सी फर्म है कि जो कि बिल्कुल भी प्राइस को तो चेंज कर ही नहीं सकती, ठीक है। तो अगर उसने अपना रेवेन्यू बढ़ाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपनी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, ऐसा ही है ना। मतलब ये क्या है कि उसका जो एवरेज रेवेन्यू है वो इक्वल रहेगा प्राइस के ही, ठीक है ना। क्योंकि अगर वो ज्यादा प्रॉफिट अगर वो कमाना चाहता है तो प्राइस तो वो इंक्रीज कर नहीं सकता, वो क्या करेगा, अपनी चीजों की क्वांटिटी को बढ़ा देगा, ठीक है। क्वांटिटी को बढ़ा भी दे तो भी क्या होगा, प्राइस तो नहीं ना चेंज हो रही। तो जितना खर्चा अब पहले फॉर एग्जांपल अगर वो 10 चीजें बना रहा था, उसका खर्चा अगर आ रहा था फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख खर्चा आ रहा था, प्राइस जो थी यानी कि उसका जो रेवेन्यू था वो फॉर एग्जांपल 2 लाख ही कमा रहा था, ठीक है ना। अब वो चाहता है मैं 4 लाख कमाऊं, प्राइस तो वो बढ़ा नहीं सकता, वो क्या करेगा, अपने जो डिमांड होगी, अपनी जो क्वांटिटी होगी ना चीजों को वो बढ़ा देगा। जाहिर सी बात है जब वो अपनी क्वांटिटी बढ़ा देगा तो उसके ऊपर खर्चा भी तो आना है ना। तो बात घूम फिर के फिर वही आएगी, वही की वही आएगी कि एवरेज रेवेन्यू और उसका जो मार्जिनल रेवेन्यू है वो सेम ही रहेगा, ठीक है ना। जब तक प्राइस नहीं बढ़ती तब तक उसको फायदा नहीं होगा। तो चाहे वो जितना भी कर ले वो एवरेज रेवेन्यू और उसका मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो इक्वल ही रहेंगे क्योंकि प्राइस नहीं चेंज हो रही। तो इस केस में जो डिमांड कर्व होती है जो कि एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है वो फर्म की वो हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह होती है कि वो क्या करेगा कि प्राइस तो सेम ही रहेगी लेकिन वो क्वांटिटी को बढ़ाता चला जाएगा तो ये बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, ठीक है। और अगर हम लोग टोटल रेवेन्यू की बात करते हैं ना कि फॉर्म जितनी उसकी कमाई होगी वो कितनी होगी, उसकी कमाई उतनी ही होगी जितनी ज्यादा वो क्वांटिटी बनाएगा। प्राइस तो वो चेंज नहीं कर सकता। वो क्या करेगा कि अगर चीज ज्यादा बनाएगा तो उसकी जो ज्यादा कमाई आएगी फर्म की तरफ, फिर थोड़ी बढ़ा देगा अपनी क्वांटिटी को, फिर वो बढ़ जाएगी टोटल रेवेन्यू, फिर बढ़ाएगा, फिर टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखनी, टोटल रेवेन्यू सिर्फ उसका बढ़ेगा, मार्जिनल रेवेन्यू उसका नहीं बढ़ेगा। समझ में आ रही है ना आप लोगों को बात। मार्जिनल का मतलब होता है कि एडिशनल उसको जो फायदा होता है ना वो उसको नहीं मिलेगा। टोटल रेवेन्यू जो है ना वो उसका बढ़ जाएगा लेकिन मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू वो सारे के सारे सेम ही रहेंगे, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया ना क्वांटिटी वो बढ़ाता जाएगा तो उसकी अपनी कॉस्ट भी तो बढ़ती जाएगी, ठीक है ना। प्राइस तो उतनी सेम ही है। तो ये होता है टोटल रेवेन्यू जो होती है ना प्राइस टेकिंग फर्म की, टोटल रेवेन्यू बिल्कुल स्ट्रेट लाइन की तरह होती है। यहाँ पे ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिए ये बात जरूरी है कि जो डिमांड कर्व होती है प्राइस टेकिंग के लिए वो कौन सी होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है। और जो टोटल रेवेन्यू कर्व होती है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन से होती है, ठीक है। ऑरिजिन से स्ट्रेट लाइन होती है लेकिन जो डिमांड कर्व होती है वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ठीक है। अब हम लोग आगे चलते हैं। तो ड्राइविंग अ फर्म्स एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स फॉर प्राइस मेकिंग फर्म। अब हम लोग ये देखते हैं, हम लोग ने ऊपर प्राइस टेकिंग के बारे में तो बात कर लिया, अब हम लोग प्राइस मेकिंग के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो ये टेबल आप लोगों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोगों के पेपर में टेबल दे देते हैं और आप लोगों को कहते हैं कैलकुलेशंस करके इसको फिल करें। आप लोगों को फॉर्मूलाज माइंड में होने चाहिए। अब वो आप लोगों को क्या कहेंगे, आप लोगों को क्वांटिटी इन्होंने दी हुई होगी टेबल में और इधर से प्राइस भी दी हुई होगी। आप लोगों को वो कहेंगे कि टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू आप लोग फाइंड आउट करें। टोटल रेवेन्यू का आप लोगों को पता है फार्मूला क्या होता है, P मल्टीप्लाई बाय Q। तो आपने क्या करना है,
ये 1 मल्टीप्लाई बाय 8 इधर लिख लेना है, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 14 ये इधर लिख लेना है, मतलब इस तरह से मल्टीप्लाई करके ना आप इधर लिखते जाना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये मार्जिनल रेवेन्यू आपने कैसे निकालना होता है? मार्जिनल रेवेन्यू होता है कि चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। यानी कि ये टोटल रेवेन्यू है ना, पहले आपने इसका चेंज फाइंड करना है, यानी कि 14 माइनस 8 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी मतलब 2 माइनस 1, ठीक है। तो 14 माइनस 8 का आंसर क्या आ जाएगा? 6 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1 1 नहीं होता है, तो टोटल हमारा जो मार्जिनल रेवेन्यू वो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह से ये बाकी आप लोगों ने कैलकुलेट करना है, बस फार्मूलाज आप लोगों के माइंड में होने चाहिए। तो ये टेबल जो होते हैं ना, आप यूं समझिए कि मुफ्त के नंबर होते हैं, बहुत ही आसानी से आप लोग इसमें से नंबर ले सकते हैं, सिर्फ फार्मूलाज आप लोगों को याद होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, जो प्राइस मेकर होती है ना, उनकी डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड होती है, डिमांड कर्व उनकी नीचे की तरफ होती है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, क्योंकि वो क्या करते हैं कि वो प्राइस को रिड्यूस किए बगैर अपनी चीज को वो बेच नहीं सकते, ठीक है। देखें अब उनको ये क्या होगा कि अगर वो अब इतना भी नहीं होता मोनोपोली में कि कोई बंदा लाख रुपए की एक चीज जो है वो बेचे तो उसको जो है ना वो लोग उसको खरीदते रहेंगे, फिर भी ऐसा भी नहीं, तो लोग उसकी चीज को बिल्कुल ही छोड़ देंगे, ठीक है ना। अब वो क्या होगा कि उसकी जो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, ठीक है, तो फिर वो उसको क्या करना पड़ेगा? अपनी प्राइस को कम करना पड़ेगा। सिर्फ ये नहीं है कि अपनी कुछ चीजों की प्राइस को वो कम करना पड़ेगा कि जो एक्स्ट्रा यूनिट्स बच जाते हैं, बल्कि सारे उसके जितने भी यूनिट्स हैं, जितनी भी उसकी क्वांटिटी है, उस सारी क्वांटिटी की प्राइस को जो है ना उसको कम करना पड़ेगा, ठीक हो गया। अब ये जो डिमांड होती है ना, जो प्राइस मेकर की जो डिमांड होती है ना, ये क्या होती है? ये इलास्टिक होती है, ठीक है। जब ये इलास्टिक होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू फिर क्या हो जाएगा? जब मार्जिनल रेवेन्यू उसका पॉजिटिव होगा ना उनका, तो फिर क्या होगी? उन लोगों की जो डिमांड क्या होगी? इलास्टिक होगी। मतलब क्या है इसका? मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होने का मतलब है कि अगर वो प्राइस को कम करता है, ठीक है, प्राइस को थोड़ा सा कम करने से अगर उसको फायदा ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब क्या है? कि डिमांड इलास्टिक है। इसका मतलब ये है कि डिमांड चेंज हो रही है, लोगों की डिमांड, उसको लोग कम ज्यादा डिमांड कर सकते हैं। इलास्टिक का यही मतलब होता है ना कि लोग अपनी डिमांड को कम ज्यादा करते हैं। तो मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव तभी होगा कि जब अगर वो प्राइस को कम करता है ना थोड़ा सा, ठीक है, प्राइस को चेंज करने से अगर उसकी डिमांड में भी चेंज आता है तो फिर प्राइस मेकर क्या होगी? वो फर्म इलास्टिक होगी। इसकी वजह से क्या होगा कि उसका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज हो जाएगा? क्योंकि उसने थोड़ी सी प्राइस बढ़ाई, ठीक है, और हम क्या कह रहे हैं कि उसका जो है ना वो इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है? थोड़ी सी प्राइस बढ़ाने की वजह से उसकी जो क्वांटिटी है ना चीजों की वो ज्यादा बिक रही है। तो जब ज्यादा बिकेगी तो जाहिर सी बात है टोटल रेवेन्यू तो इंक्रीज ही होगा ना, ठीक है। उसके बाद जब मार्जिनल रेवेन्यू उसका नेगेटिव में आ जाए, ठीक है, यानी कि उसने अगर क्वांटिटी जो है ना उसने अगर चेंज की, फॉर एग्जांपल प्राइस चेंज की या क्वांटिटी चेंज की, उसकी वजह से अगर उसका मार्जिनल रेवेन्यू कम हो गया, इसका मतलब क्या है? कि डिमांड क्या इनइलास्टिक है। यानी कि मतलब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल मार्जिनल का यही मतलब होता है ना कि चेंज करना, अगर उसने प्राइस चेंज की है, ठीक है, प्राइस चेंज करने की वजह से उसको एडिशनल फायदा जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल रहा, बल्कि उसको लॉस हो रहा है, तो इसका ये मतलब है कि डिमांड इनइलास्टिक है, लोग ज्यादा डिमांड नहीं कर रहे, लोगों की डिमांड में ज्यादा चेंज नहीं आई, लोगों की डिमांड वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है, यही होता है ना इनइलास्टिक में। तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा? उसका टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा? क्योंकि उसने चीजों की प्राइस कम की, लेकिन क्वांटिटी जो डिमांड है ना वो ज्यादा होनी चाहिए, वो ज्यादा हुई नहीं। अब डिमांड वहीं की वहीं खड़ी है, ठीक है, और लेकिन प्राइस उसने कम कर दी, तो जाहिर सी बात है उसका टोटल रेवेन्यू फिर डिक्रीज ही होना है ना, ठीक है। तो यही बात है, यहाँ पे यही चीज लिखी हुई है, जो प्राइस होती है ना इनकी जो एवरेज रेवेन्यू कर्व होती है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है, और जो ये मार्जिनल रेवेन्यू की जो है ना ये इन्होंने थोड़ी सी ज्यादा फिर ये डाउन होती है। अगर ये फिर वही बात है कि वो डिपेंड करता है कि प्राइस इलास्टिक होगी तो फिर उनका मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा जो है वो जो है ना वो ज्यादा होगा, ठीक है। ये थोड़ी जो है ना वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ठीक है। और अगर उनकी जो है ना डिमांड इनइलास्टिक होगी तो मार्जिनल रेवेन्यू ज्यादा जो है ना वो नेगेटिव होगा, थोड़ी ज्यादा स्लोप जो है ना वो होगी, ठीक है। उसके बाद अगर टोटल रेवेन्यू की बात करें इस कंडीशन में,
जो प्राइस मेकिंग होते हैं ना, उनका टोटल रेवेन्यू कैसे होता है कि वो अपनी क्वांटिटी को बढ़ाते जाएंगे तो उनका टोटल रेवेन्यू कम जो है ना वो बढ़ता जाएगा। ऐसा ही होता है ना, क्वांटिटी जब भी कोई फर्म बढ़ाती है, अपनी चीज ज्यादा कर देती है तो ज्यादा चीज बिकेगी, ज्यादा फायदा होगा, तो उनका टोटल रेवेन्यू जो है ना वो ज्यादा आएगा। अब वो बढ़ाते जाएंगे चीज को, टोटल रेवेन्यू बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, लेकिन एक वो पॉइंट आएगा कि मजीद उनका टोटल रेवेन्यू नहीं बढ़ेगा। वो क्वांटिटी को अगर वो बढ़ाएंगे तो क्योंकि लोगों ने तो उतनी खरीदनी जितनी उनको जरूरत है, तो एक वो पॉइंट आएगा कि लोग अपनी जरूरत के हिसाब से खरीदेंगे, लेकिन आप उनकी जरूरत से बढ़ के कोई चीज बना रहे हैं, आपने कुछ ज्यादा ही क्वांटिटी को इंक्रीज कर दी है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि फिर वो जो लोग हैं ना, आपकी चीज को आप लोगों की चीज मार्केट में बची हुई पड़ी रह जाएगी। तो जब मार्केट में चीज बिकेगी ही नहीं, जो कि बची हुई पड़ी रह जाएगी, तो उसकी वजह से आप लोगों का जो रेवेन्यू होगा ना फार्म का, वो नीचे आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्राइस मेकिंग में होता है। ठीक है, उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। अगर हम लोग बात करें, जो फर्म्स होती हैं, जो कंपनीज होती हैं, उनको हमेशा शौक होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का। प्रॉफिट क्या होता है? प्रॉफिट वो डिफरेंस होता है आप लोगों की टोटल रेवेन्यू में और टोटल कॉस्ट में। यानी कि रेवेन्यू जो होता है ना, आप लोगों की जो फर्म की कमाई होती है, उसमें से आप लोग कॉस्ट को माइनस कर देते हैं, तो आप लोगों के पास प्रॉफिट आ जाता है कि हाँ ये इतना जो है ना वो प्रॉफिट हमारी फर्म का है। जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा प्रॉफिट आएगा। यानी कि रेवेन्यू बहुत ज्यादा हो, कॉस्ट बहुत कम आई हो, ज्यादा डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है आप लोगों का प्रॉफिट ज्यादा होगा। इकोनॉमिस्ट क्या कहते हैं? इकोनॉमिस्ट ये कहते हैं कि फर्म्स जो होती है ना, अपनी इस तरह काउंटिंग के थ्रू, अपनी अकाउंटिंग, अपनी कैलकुलेशंस के थ्रू अगर उनको जीरो प्रॉफिट आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है कि कंपनी के नॉर्मल प्रॉफिट्स चल रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि कंपनी जो टोटल कॉस्ट होती है ना, ठीक है, टोटल कॉस्ट के अंदर कंपनी ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट्स को उन्होंने इंक्लूड किया हुआ होता है। ठीक है ना, सिर्फ यही नहीं है कि उनका जो अपना खर्चा आएगा तो टोटल कॉस्ट में वही गिनते हैं, ऐसा नहीं करते फर्म्स कभी भी। फर्म्स क्या करती हैं, जब अपना खर्चा गिनती है ना, तो खर्चे के अंदर जो उनकी जो नॉर्मल प्रॉफिट्स जो आने होते हैं ना, वो भी एक तरह से वो इंक्लूड करते हैं। ठीक है, क्यों इंक्लूड करते हैं? वो इसलिए इंक्लूड करते हैं कि अगर जीरो प्रॉफिट आए भी सही, तब भी कंपनी को बांध ना करना पड़े। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी उनकी जो टोटल रेवेन्यू जो है, ठीक है, इसमें से जब हम लोग माइनस कर देते हैं टोटल कॉस्ट को, अगर ये इक्वल भी आ जाए ना, अगर जीरो भी आ जाए, ठीक है, टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट जीरो भी आ जाए, इसका मतलब क्या है कि टोटल कॉस्ट के अंदर नॉर्मल प्रॉफिट्स ऑलरेडी इंक्लूड थे जो कि फर्म के हैं। अब नॉर्मल जो है ना वो प्रॉफिट्स लिए हुए हैं फर्म ने, फिर उसका जीरो आया तो भी कोई इशू नहीं है, नॉर्मल फर्म जो है ना वो प्रॉफिट्स उसके पास है। ठीक है, तो प्रॉफिट जो पॉजिटिव प्रॉफिट अगर आएगा ना, यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट को माइनस करने से अगर जीरो से ज्यादा अगर जितनी भी फिगर्स आएंगे, तो उसका मतलब क्या होगा कि जो फर्म है ना वो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स को जो है ना वो एंजॉय कर रही है। ठीक है, उसको सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स मिल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो उसके नॉर्मल प्रॉफिट से ऊपर होते हैं। ठीक है, अब प्रॉफिट को काउंट करने का जो है ना यहाँ पे एक फॉर्मूला यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में आप लोगों ने यही बात याद रखनी होती है कि जो फर्म्स होती है ना, वो हमेशा अपनी कॉस्ट के साथ ऑलरेडी नॉर्मल प्रॉफिट्स उन्होंने इंक्लूड किए हुए होते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से अगर जीरो प्रॉफिट अगर आ भी जाए कैलकुलेशंस में, फिर भी उन लोगों को फायदा हो रहा होता है, लॉस नहीं हो रहा होता। अगर लॉस हो तो जाहिर सी बात है नॉर्मल प्रॉफिट्स अगर वो ना करें इंक्लूड, ठीक है, सिर्फ कॉस्ट इंक्लूड करें, फिर जीरो आ जाए तो फिर तो फर्म बंद ही हो जाए ना। अच्छा, उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को देखने के लिए जो अप्रोचेज होती हैं कि ये देखना कि कहाँ पे प्रॉफिट, यानी कि किस जगह पे हम लोग कितना प्रोड्यूस करें, कितना कॉस्ट और कितनी रेवेन्यू आएगी, तो तब हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा। इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए दो तरह के अप्रोचेज होती हैं। एक होती है TRTC अप्रोच, यानी कि उसमें आप लोग टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट को देखते हैं, और दूसरी अप्रोच होती है MRMC अप्रोच, यानी कि उसमें आप लोग मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट जो है ना वो देखते हैं। ठीक है, अच्छा, ये होता क्या है? टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट जो अप्रोच होती है ना, उसमें आप लोग ये एज्यूम करते हैं कि जो फर्म है ना वो प्राइस मेकर है, मोनोपोली है उसकी, और फर्म जो है ना वो शॉर्ट रन में चल रही है। शॉर्ट रन का भी आप लोगों को मतलब पता है कि जो आप लोगों का एक आपने फैक्टर उसमें फिक्स रखा होता है, ठीक है, और बाकी जो है ना आप लोगों ने चेंज किए हुए होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो टोटल प्रॉफिट फिर उसमें कितना होगा कि TR यानी कि टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट में जितना वर्टिकल डिस्टेंस होगा, जितना उसमें डिफरेंस होगा, ठीक है, वही टोटल प्रॉफिट होगा उसका। समझ में आ रही है आपको? वर्टिकल डिस्टेंस से यही मुराद है कि TR
और टीसी दोनों फॉर एग्जांपल सेम सेम चल रहे हैं, ठीक है ना, रेवेन्यू जितना आ रहा है कॉस्ट भी जो है ना वो उतनी मतलब है, ठीक है, तो ये क्या होगा, उसका टोटल प्रॉफिट होगा, ठीक है ना, टी आर माइनस टी सी से हमने देखा ना, वही वर्टिकल डिस्टेंस यहाँ पे वही डिफरेंस के लिए वो चीज वो बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरे जो होते हैं MRMC अप्रोच, इसमें दो स्टेप्स को फॉलो किया जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट को देखने के लिए। पहला स्टेप ये होता है कि पहले तो ये देखा जाता है कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग आउटपुट को आइडेंटिफाई किया जाता है, यानी कि कौन से आउटपुट पे कितना आउटपुट होगा तो हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये आइडेंटिफाई किया जाता है। ये वो पॉइंट, अब इस चीज को कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू की जो कर्व होती है ना वो कट कर जाती है मार्जिनल कॉस्ट की कर्व को, तो वो पॉइंट होता है कि जहां पे आपके आउटपुट से आप लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है ना। मार्जिनल रेवेन्यू, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चीज की जो फर्म की जो कमाई है वो कट कर रही है उसकी कॉस्ट को, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो साइज होता है ना मैक्सिमम प्रॉफिट का, उसको कैलकुलेट करेंगे। उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, एवरेज कॉस्ट और एवरेज रेवेन्यू के थ्रू, कि एवरेज जो है ना खर्चा कितना आया और एवरेज रेवेन्यू जो है ना वो यानी कि एवरेज कितनी कमाई आ रही है, ठीक है। तो ये वाले कैलकुलेट करके आप लोग देखेंगे कि अच्छा आगे हम लोग चलते हैं। अगली बात वो ये कर रहे हैं कि अगर मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू अगर सेम रहते हैं ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए, यानी कि जो आप लोग एवरेज रेवेन्यू है वो, और अगर आप लोग को चेंजेस करते भी हैं तो भी फर्म का जो रेवेन्यू है वो दोनों सेम ही रहते हैं ज्यादा लंबे अरसे तक के लिए, तो फिर आप लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग जो है ना आउटपुट, यानी कि वो आउटपुट जहां पे आप लोगों का प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा होगा, वो आप लोग कैसे ऑब्टेन करेंगे, वो आप लोग ऑब्टेन करेंगे जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू जो है ना वो इंटरसेक्ट कर जाएगा लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट को, यानी कि जो मार्जिनल रेवेन्यू है ना वो आगे निकल जाएगा कॉस्ट से। ये तो जाहिर सी बात है आप लोगों को भी पता है, ठीक है। उसके बाद लेकिन ये टर्मिनोलॉजीज आप लोगों ने याद करनी है। यहाँ पे लॉन्ग रन की बात होगी तो LRMC को इंटरसेक्ट करेगा, ये आप लोगों के MCQs में ये ऐसे ही पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद है अगर एवरेज कॉस्ट जो होती है ये हमेशा अगर एवरेज रेवेन्यू से अबव रहती है, यानी कि खर्चा कम जो है ना वो फर्म का वो ज्यादा है, रेवेन्यू कम है, तो फिर क्या होगा कि फर्म कभी भी प्रॉफिट बनाने के काबिल नहीं होगी। अगर ऐसा कोई केस होता है तो आप लोगों ने फिर क्या करना होता है
कि वो पॉइंट जहां पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट आपस में इक्वल हो गए, यानी कि चेंजेस करने के बाद जो रेवेन्यू है और चेंजेस करने के बाद जितना कॉस्ट है अगर वो आपस में इक्वल है तो वो पॉइंट होगा जहां पे प्रॉफिट कम से कम होगा, क्योंकि जितना आप खर्चा करेंगे उतना ही रेवेन्यू आएगा, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट यहाँ पे जो लॉस है ना वो फिर कम है, जीरो है, ठीक है। उसके बाद जब मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू आपस में एक दूसरे को दो पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही हो, तो फिर आप लोगों ने कैसे देखना है कि फर्म किस पॉइंट पे ज्यादा पैसा कमाएगी। आपने फिर वो वाला पॉइंट देखना है जहां पे एक वो जो होगी ना, एक कर्व वो होगी जहां पे मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू से एक्सीड कर रही होगी, ठीक है। तो आपने उस आप लोगों ने कर्व की तरफ नहीं जाना, आपने उससे दूर जाना है, यानी कि वो इंटरसेक्शन जहां पे मार्जिनल कॉस्ट एक्सीड कर रही होगी वहां से आप लोगों ने बियॉन्ड मूव करना है, ठीक है। और जो दूसरी कर्व होगी आप लोगों ने वहां पे उसको देखना है, ठीक है। अगर फर्म का जो एवरेज रेवेन्यू होता है, एवरेज रेवेन्यू अगर कम होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, जाहिर सी बात है अब उसका रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ही ज्यादा है जब, तो उसका मतलब क्या होगा कि फिर फर्म को बंद कर देना चाहिए तब तक जब तक उसकी जो है ना फिक्स कॉस्ट को कवर ना कर लिया जाए, ठीक है। ये हो गया आप लोगों ने ये आप लोगों की जस्ट यहाँ से। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि आप लोगों ने पेपर पैटर्न क्लास से इस लेसन में आप लोगों ने करना क्या क्या है, ठीक है। सबसे पहले ये रेवेन्यूज की डेफिनेशन और ये वाला सारा आप लोगों को पता होना चाहिए। प्राइस टेकिंग फर्म क्या होती है, प्राइस मेकिंग फर्म क्या होती है, और ये जो डिमांड कर्व्स होते हैं ये किस तरह होते हैं, ये भी आप लोगों ने सारा याद करना है, ठीक है। उसके बाद ये टेबल आप लोगों को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। और ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इलास्टिक जहां पे होगी मार्जिनल रेवेन्यू पॉजिटिव होगा, टोटल रेवेन्यू कहाँ इंक्रीज होगा, ये आप लोगों ने 2-3 लाइनें ना अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है, ठीक है। आगे हम चलते हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का भी आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। उसके बाद अप्रोचेस की अगर बात करते हैं ना, तो अप्रोचेस दोनों आप लोगों की बहुत इंपॉर्टेंट है शॉर्ट लेक्चर्स के शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों अप्रोचेस को अच्छे तरीके से समझ लेना है, ठीक है। और उसके बाद ये तो आप लोगों को पता है ना कि अगर टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट की जब बात कर रहे होंगे तो तब कहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमम होगा और मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट पे कहाँ पे मैक्सिमम होगा, ठीक है। ये आप लोगों ने याद कर लेना, यहाँ पे ये इक्वल होंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो सारा है ना ये आप लोगों के एमसीक्यूज के लिहाज से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो बाकी ये है कि आप लोगों को फार्मूलाज बस आने चाहिए, तो आप लोग वहां पे टेबल आसानी से सॉल्व कर लेंगे। ये यहाँ पे इतना ज्यादा इसमें भी मुश्किल नहीं है, ये आप लोगों को बस एक माइंड में ये बात यहाँ पे रखने की जरूरत है कि कॉस्ट जहाँ पे एक्सीड करेगी वहां पे आपने वहां पे कभी भी प्रॉफिट जो है ना वो मैक्सिमम नहीं हो सकता। कम से कम जो एक लॉस को मिनिमाइज करने का पॉइंट होता है ना वो होता है जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू और मार्जिनल कॉस्ट इक्वल हो, और अगर मार्जिनल रेवेन्यू अबव हो जाए कॉस्ट से तो उसका फिर मतलब क्या होता है कि फिर जो फर्म होगी ना उसके पास प्रॉफिट्स आएंगी, ठीक है। तो ये आप लोगों का बस आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो गया, जिसको आप लोग 1-2 दफा पढ़े आप लोगों को सारा माइंड में बैठ जाएगा। ये था हमारा आज का लेक्चर। तो किस चीज़ की नहीं समझ आई तो आप लोग ग्रुप में आके पूछ सकते हैं, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मदद फरमाएं, अल्लाह ताला आप सब लोगों के हामी और नासिर हों। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।